डियर स्टूडेंट्स, मैं चंचल कुमार शर्मा सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमारा लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन ऑन प्रोग्रेस है। इसमें हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम पढ़ेंगे सेल विभव के बारे में। सेल विभव किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम सेल वोल्टता है। यह सेल का विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अपने पास कोई सेल है, डियर स्टूडेंट्स, ये सेल जैसे हम डैनियल सेल की ही चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये जिंक का इलेक्ट्रोड था और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। यहाँ ये एनोड के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका विभव है Zn + Zn बराबर -0.76 वोल्ट, और इसका है कॉपर का जो विभव है वो है +0.34 वोल्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ही काम में लिए जाते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। ये जिंक का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव इसे बना देंगे। ये कॉपर का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, यानी ये मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, ये भी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। ये जिंक का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है और ये कॉपर का। यहाँ आपको पता है जिंक है जो एनोड के रूप में कार्य कर रहा है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये कैथोड, कॉपर कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। जब इस सेल से धारा नहीं ली जाए, या कहने का मतलब परिपथ खुला हो, अभी इसका परिपथ खुला है और जब इसको इससे जोड़ दिया जाएगा तो परिपथ हो जाता है बंद। लेकिन अब क्या है, परिपथ क्या है, खुला। परिपथ क्लोज नहीं है, सर्किट खुला पड़ा है। हमने एनोड और कैथोड को आपस में नहीं जोड़ा है, तो ये ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट होता है तो सेल से धारा नहीं मिलेगी। क्लोज सर्किट में सेल से धारा मिलती है। तो खुले परिपथ में ये इलेक्ट्रोड विभव के मान इसके ज्ञात किए गए हैं। हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये मान हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, ये मान हमें कहां से प्राप्त हुआ है। ये हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रोड विभव के मान हमारे पास कहां से आए हैं। तो अभी तो केवल आपको ध्यान ही रखना है कि ये जिंक का अपचयन मानक अपचयन विभव है और ये कॉपर का मानक अपचयन विभव है। अभी तो केवल हमें यही ध्यान रखना है। ये मान अगर आप देखना भी चाहो तो हमारे जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है, चैप्टर 3 में। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसके मान दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। कई धातुओं के मान, मानक अपचयन विभव के मान उसमें दिए गए हैं। वहां से आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य धातुओं के बारे में भी वहां आपको विभव के मान मिल जाएंगे। तो देखिए, यहां अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, कॉपर का और जिंक का इलेक्ट्रोड है। दोनों से सेल बना हुआ है और ये डैनियल सेल है। इस सेल के इलेक्ट्रोड विभव से इसका सेल विभव कैसे ज्ञात करते हैं, तो सेल विभव का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सेल विभव हम इसका ज्ञात करेंगे तो इसका जो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है उसमें से हम जिंक का इलेक्ट्रोड विभव घटा देंगे। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, +0.34 वोल्ट, माइनस लगा देंगे। जिंक का कितना है, -0.76 वोल्ट। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हमारे पास ये मान आ जाता है
1.1 वोल्ट। तो ये इसका 1.1 वोल्ट, ये इसका क्या आया, सेल विभव। यानी सेल विभव को हम ई सेल से दर्शाते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल को। तो हमारे पास ये कितना आया, 1.1 वोल्ट आया। तो डियर स्टूडेंट्स, यही सेल विभव है, यही क्या है, सेल विभव। ई सेल ही क्या है, होता है, सेल विभव होता है। लेकिन ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ई सेल को सेल विभव कहते हैं, ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सेल विभव किसे कहते हैं, तो सेल विभव में हमने क्या देखा है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए हैं, उसको हमने घटाया है, फिर हमको सेल विभव का मान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से किसी भी सेल के खुले परिपथ में, हमारा खुला परिपथ है, एनोड कैथोड जुड़े हुए नहीं है, ओपन सर्किट है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है और जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसके विभव का अंतर यानी घटाया गया है। कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव में से जिंक का इलेक्ट्रोड विभव घटाया गया है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, सेल विभव। यही सेल विभव है। किसी भी सेल के खुले परिपथ में उसके जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर ही सेल विभव कहलाता है। और ये मान कहां से आते हैं, इनका मापन किया गया है, इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया गया है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको केवल यहां ध्यान रखना है, सेल विभव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से हम सेल विभव ज्ञात करते हैं। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से यदि एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा दिया जाता है तो हमें सेल विभव प्राप्त हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है, परिपथ खुला होना चाहिए, परिपथ बंद नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि परिपथ बंद है तो क्या होगा, तो वो सेल विभव नहीं कहलाएगा, वो सेल का विभवांतर कहलाएगा। अगर सपोज करो परिपथ बंद है तो वो क्या कहलाएगा, सेल का विभवांतर कहलाएगा। खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर सेल विभव, और बंद परिपथ में यानी जब सेल से धारा ली जाए तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर सेल का विभवांतर कहलाता है। तो इस प्रकार से सेल विभव और सेल विभवांतर दो होते हैं। ये होता है खुले परिपथ में, ये होता है बंद परिपथ में। यानी ये जब सेल से धारा नहीं ली जाए तब होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, और ये सेल से धारा ली जा रही है तब उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर होता है। यानी सेल विभव भी होता है और सेल विभवांतर भी होता है। सेल विभवांतर का मान सेल विभव से हमेशा कम होता है, और सेल विभव का मापन विभव मापी से किया जाता है। सेल विभवांतर का मापन हम वोल्टमीटर से करते हैं। इसकी भी हम आगे चर्चा कर लेंगे, विभवांतर की भी, सेल विभवांतर की भी। तो एक बार हम अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। हमने क्या देखा, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से हमने एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा दिया। प्यारे विद्यार्थियों, विभव के मान आपको कहां मिलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको विभव के मान मिल जाएंगे। लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो विभव के मान लिखे गए हैं वो मान कहां से आए हैं, कोई आसमान से तो नहीं गिरे हैं। उन मान को हमने, वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया है, इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया गया है। कैसे करते हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं सेल विभव की परिभाषा। तो देखिए, जब किसी सेल के खुले परिपथ में यानी धारा नहीं ली जाए, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर किसी सेल के खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर सेल विभव या सेल वोल्टता, सेल विभव या सेल वोल्टता कहलाता है। यानी जब सेल से धारा नहीं ली जाए, यानी परिपथ कैसा हो, खुला परिपथ हो, सेल से धारा नहीं ली जाए, उस समय उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर। सेल विभव को ई सेल से दर्शाया जाता है। ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड
यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मानक परिस्थितियां हो तो यहां सुपरस्क्रिप्ट लग जाएगा, तो ये मानक हो जाएगा। मानक सेल विभव, मानक कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव में से मानक इलेक्ट्रोड विभव घटा देंगे एनोड का। अगर ये नहीं लगाएंगे तो यहां भी ये नहीं आएगा, वो मानक परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है। या ये भी कह सकते हैं ई सेल बराबर ई, कैथोड किधर होता है, राइट साइड में होता है, ई राइट माइनस एनोड किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है गैल्वेनिक सेल में। तो इस प्रकार से ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये हम सेल विभव, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इससे हम सेल विभव की गणना करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रोड विभव से। यदि कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा दिया जाए तो हम उससे सेल विभव ज्ञात कर लेते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण डैनियल सेल का लेते हैं। तो डैनियल सेल में ई सेल बराबर क्या आया, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अपचयन विभव अगर लें तो मानक, और यहां जिंक का तो जिंक का। तो इस प्रकार से कॉपर का कितना होता है प्लस 0.34 वोल्ट मानक अपचयन विभव, और जिंक का कितना होता है माइनस 0.76। तो हमारे पास 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट बराबर डैनियल सेल का आ जाता है 1.8 वोल्ट। ये डैनियल सेल की सेल विभव का मान आ जाता है हमारे पास। तो ये एक उदाहरण भी हमने दे दिया है। तो ये था हमारे पास सेल का विभव। अब हम देखते हैं सेल का विभवांतर। तो देखिए केवल ये आएगा, खुले परिपथ की जगह क्या आएगा, बंद परिपथ। खुले परिपथ की जगह क्या आएगा, बंद परिपथ आएगा। तो देखिए किसी सेल के बंद परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर क्या कहलाता है, सेल विभवांतर कहलाता है। अब ये परिभाषा हो गई दूसरी हमारी सेल विभवांतर की। थोड़ा सा ही अंतर था बस, सेल विभवांतर। सेल विभवांतर क्या होता है, बंद परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर। और सेल विभव क्या होता है, खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर। सेल विभव और सेल विभवांतर देखा जाए तो सेल विभवांतर का मान हमेशा सेल के विभव से कम होता है। कहने का मतलब सेल विभव लेस देन ऑलवेज, सेल विभवांतर लेस देन ऑलवेज सेल विभव, यानी अपना जो सेल विभव है, सेल का जो पोटेंशियल है वो हमेशा उसके सेल विभवांतर से अधिक होता है। यानी डैनियल सेल का सेल विभव 1.1 वोल्ट होता है तो इसका विभवांतर हमेशा इससे क्या होगा, कम होगा। तो ये था सेल का विभवांतर। दोनों में अंतर क्या होता है, सेल विभवांतर और सेल विभव में, तो दोनों की परिभाषा, एक अंतर तो ये हो गया खुले परिपथ में और बंद परिपथ में। दूसरा हो गया कि सेल विभवांतर का मान इससे कम होता है सेल विभव से। और एक अंतर क्या हो जाएगा कि सेल विभव का मापन विभव मापी से किया जाता है और जबकि उसका विभवांतर का वोल्टमीटर से किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से हम एनोड का इलेक्ट्रोड विभव यदि घटा देते हैं तो हम हमारे पास एक नई राशि प्राप्त कर लेते हैं, सेल विभव। अब एक एग्जांपल और देखिए आप। कुछ धातुओं के विभव के मान आपको याद करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको हल करते हैं। निम्न इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से, निम्न इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से सेल विभव का, या निम्न मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक सेल विभव आ जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव लेंगे तो क्या आ जाएगा, मानक सेल विभव का मान बताइए। ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए
दिया गया है Ag प्लस Ag बराबर 0.80 वोल्ट, और दूसरा दिया गया है Mg प्लस 2.37 वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपके और हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दो धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए गए हैं। अगर इन दोनों से एक सेल का निर्माण कर दिया जाए तो उस सेल के सेल विभव का मान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं वो देखते हैं कि वो अपचयन विभव है या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि हमें ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को इग्नोर करना है और हमेशा हमें अपचयन विभव ही काम में लेना है। जब पहले धातु आयन आए और फिर धातु आए वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो गया, और पहले धातु आए और फिर धातु आयन आए तो वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें दिया गया है कौन सा? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हमें ये दिया गया है। अब हमें इसको क्या करना है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदलना है। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदलने का बहुत सीधा सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि पहले धातु आयन लिख दो और फिर धातु लिख दो, उसके बाद जो आपको मान दे रखा है वो मान लिख दो, लेकिन चिन्ह बदल दो। बस माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव में रूपांतरित हो जाएगा। इसके लिए कोई विशेष फॉर्मूला आपको नहीं अपनाना है। तो हमने देखा यह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हमें दिया गया था और इसको हमने अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि हमेशा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ही काम में लिए जाएंगे। उस फॉर्मूले में सेल विभव का जो फॉर्मूला है ई सेल बराबर है ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसमें भी हम क्या करेंगे? अपचयन विभव ही काम में लेते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे पास आ गए दो इलेक्ट्रोड विभव के मान, लेकिन अब समस्या एक और उत्पन्न हो जाती है कि इसमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो कैथोड और एनोड के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे करेंगे? जिसका मान कम है, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड विभव अगर आप देखो जिसका कम है वो एनोड होगा, और जिसका ज्यादा है तुलना करने पर दो युग्म दिए गए हैं उसमें वो कैथोड होगा। तो जिसका कम है वो एनोड और जिसका ज्यादा है वो क्या होगा? कैथोड। अब हमारे पास एनोड और कैथोड दोनों ही दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं? एनोड और कैथोड के लिए मान लगा देते हैं और क्या करते हैं? ई सेल बराबर ई कैथोड। कैथोड क्या है एक बार थोड़ा सा देखते हैं, ये है। तो Ag थोड़ा सा देखो, सिस्टम से काम करना पड़ता है। हम यहां लिखेंगे, इसका मतलब है अपना इसका इलेक्ट्रोड विभव, ये सुपरस्क्रिप्ट में है तो ये भी सुपरस्क्रिप्ट में ही आएगा, माइनस। अब आगे एनोड क्या है? मैग्नीशियम का दे रखा है तो वो लिखेंगे। देखो सिस्टम से काम करना पड़ेगा, सिस्टम हमने अपनाया है। कैथोड ये है हमारे पास, एनोड ये है हमारे पास। उसके बाद क्या करते हैं? ई सुपरस्क्रिप्ट सेल बराबर कैथोड का मान देखिए 0.80 वोल्ट, माइनस एनोड का देखिए माइनस 2.37 वोल्ट। अब क्या करते हैं? ई सुपरस्क्रिप्ट सेल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का योग कर देंगे, हमारे पास आएगा 3.17 वोल्ट। यानी विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और क्या बताया गया है कि जो हमारा जो इन दो इलेक्ट्रोडों के संयोग से जो आप सेल बनाओगे उस सेल का मानक सेल विभव 3.17 वोल्ट होगा।
तो हमने ये देखा कि कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा, तो जो एनोड होगा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, Mg एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, ये तो आपको पता ही है। तो इस पर यह अभिक्रिया संपन्न होगी। और इस पर कौन सी होगी, अगर इक्वेशन पूछी जाए तो अपचयन, तो इस पर यह अभिक्रिया होगी। तो ये भी पूछा जाए, साथ में अगर समीकरण भी आपसे पूछी जाए तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे और भी क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं शैली विभव के। और शैली विभव में क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं है। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा दो, शैली विभव आ जाएगा। बस छोटा सा फॉर्मूला है, कोई x नहीं मानना है, कोई y नहीं मानना है, कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव बराबर शैली विभव। सीधा सा तरीका है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। निम्न इलेक्ट्रोड विभव के मान से, इलेक्ट्रोड विभव के मान से शैल विभव ज्ञात। शैल विभव ज्ञात करो। देखिए E यहां आ जाता है हमारे पास Ni प्लस 2 बराबर 0.25 वोल्ट, और इधर आ जाता है E दूसरा क्या लेते हैं, Ag प्लस बराबर माइनस 0.80 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड विभव के मान इसमें दिए गए हैं, इससे आपको शैल विभव का मान ज्ञात करना है। तो एक बार शैल विभव का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, E shell इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ये अपना फॉर्मूला होता है। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं तो मानक शैल विभव आएगा। अब देखिए कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटाते हैं, ये बिल्कुल आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। लेकिन हमें यहां कैसे पता चलेगा कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, बार बार मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। पहचान क्या है, पहले धातु आयन आए फिर धातु आए तो अपचयन, लेकिन इसमें धातु और धातु आयन है, धातु और धातु आयन है, तो दोनों ही ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव नहीं दिए गए। तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किसमें, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में इनको चेंज कर लेते हैं। तो करिए, चेंज कर लिया है तो केवल चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदल चुके हैं। ये आ गया हमारे पास अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। प्रश्न में देखिए ऑक्सीकरण भी दिया जा सकता है, तो आपको तो भाई बदलना पड़ेगा। अपचयन दिए जाए तो वो आपके बहुत अच्छे भाग्य हैं कि आपको अपचयन इलेक्ट्रोड विभव मिल गया है, चेंज नहीं करना है। लेकिन परीक्षा में हो सकता है कि आपको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिए जाएं। तो अब ये दोनों कौन से आ गए, ये भी आ गया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, यानी ये भी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव आ गया, और ये भी कौन सा आ गया, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और हमें मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की ही आवश्यकता पड़ती है। अब देखो मैंने क्या चेंज किया है, ये तो ऊपर था ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, हमने इसको बदला है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में, क्योंकि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की ही हमें आवश्यकता पड़ती है। इस फॉर्मूले में अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ही लगाए जाते हैं।
तो हमने क्या किया है, Na था, Na कर दिया है, वो मान लिख दिया है और चिन्ह बदल दिया है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये करते हैं। तो ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदलेंगे, मान समान रखते हुए चिन्ह बदल देते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। ये एक इनकी विधि है। देखिए अब इस सेल का सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस सुपरस्क्रिप्ट कैथोड, हमारे पास कैथोड कौन सा है, बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई, कैथोड एनोड कौन सा है, तो जिसका विभव अधिक हो वो तो होगा कैथोड और जिसका कम हो वो होगा एनोड, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा वो क्रियाशील होता है अधिक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है उसे ही क्या कहते हैं, एनोड, और जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहां कैथोड माइनस एनोड लगा दिया है। अब हम इनकी वैल्यू भी लगा देते हैं, तो 0.80 माइनस माइनस 0.25 योग कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 1.05 वोल्ट। तो हमारे पास जो सेल दे रखा है उस सेल का सेल विभव 1.05 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। ये मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेल विभव के बारे में आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेल विभव ज्ञात करते समय अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं तो उसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पेपर बनाने वाले ने या आपको जो पेपर दिया गया है उसमें कोई चालाकी तो नहीं की गई है, क्योंकि हमें अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मान की आवश्यकता होती है। आपको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के मान तो नहीं दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं। तो फिर आपके पास है तरीका, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदलो। हमने बदल दिया है, उसके बाद मान लगाओ कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। जिसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान नेगेटिव आपको मिले, ज्यादा यानी ज्यादा कम मिले, वो एनोड हो जाएगा। जिसका कम होगा, जिसका अधिक होगा वो कैथोड हो जाएगा। फॉर्मूले में इनकी जो भी वैल्यूज दी गई है वो पुट कर देते हैं, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन भी इतनी बड़ी नहीं है, केवल यहाँ जोड़ करना है आपको। जोड़ करने के बाद हमें सेल विभव प्राप्त हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखा हमने सेल विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सेल विभव ज्ञात करने का एक तरीका। अब देखिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। सेल विभव तो आप ज्ञात कर लोगे, मुझे विश्वास है। अब आगे देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सॉल्यूशन है, क्या आप उसको इस धातु के पात्र में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए हमारे ये पास पात्र है, ये पात्र है Zn का पात्र है, ठीक है। और इसमें CuSO4 का जलीय विलयन है। CuSO4 का क्या है, जलीय विलयन। अब प्रश्न ये पूछ लिया गया है कि क्या जिंक के पात्र में CuSO4 का विलयन रखा जा सकता है। क्या आप जिंक के पात्र में CuSO4 का विलयन रख सकते हैं, ये प्रश्न है अपना। क्या आप जिंक के पात्र में, Zn का पात्र है, इसमें CuSO4 का विलयन रख सकते हैं या नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले यहां जो जिंक दिया गया है ये, और जो कॉपर दिया गया है ये, बस आप इनके मानक अपचयन विभव के मान देख लो। तो जिंक का मानक अपचयन विभव होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। सबसे पहले तो ये देखेंगे, इनके मानक अपचयन विभव के मान हमें देखेंगे।
कहां मिलेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेंगे। यहां इसका मान ये, इसका मान ये। अब क्या करना है? मानक अपचय विभव के मान देखने के बाद हमें यह देखना है कि अगर पात्र जिस धातु का बना है उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान इसकी तुलना में जो उसमें डाला गया है उस धातु आयनिक इलेक्ट्रोड विभव की तुलना में कम है, तो यहां Zn का पात्र इससे अधिक क्रियाशील है। ये तो बात समझ में आई। क्यों? इलेक्ट्रोड विभव के मान से तो पता चलता है, मानक अपचयन विभव के मान से हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो जिसका मानक अपचयन विभव कम है वो ज्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ कॉपर की तुलना में जिंक की तुलना में दोनों की तुलना की जाए तो दोनों के विभव के मान यहाँ लिखे गए हैं, मानक अपचयन विभव के मान। तो किसका कम है? जिंक का कम है। तो जिंक यहाँ क्या है? अधिक क्रियाशील है। ओके। अब CuSO4 में क्या होता है? Cu+2 और SO4-2 ये आयन तो होते हैं, ये आयन इसमें होते हैं। तो यहां जिंक धातु क्या करेगा? विलयन में जो Cu+2 आयन है इसको अपचयित कर देगा Cu में, और क्या विक्रिया हो जाएगी? Zn Cu+2 इक्वल टू, देखिए ये Zn तो क्या है? पात्र है। Cu+2 क्या है? विलयन में, जलीय विलयन में क्या है? ये आयन। तो ये जिंक इसमें तो जलीय विलयन में जो आयन होते हैं ये इसको अपचयित कर देगा Cu में, और किस में बदल जाएगा? Zn+2 में। तो यहां CuSO4 CuSO4 था हमारे पास, वो ZnSO4 में बदल जाएगा, क्योंकि Zn+2 आयन SO4-2 आयन के साथ जुड़ जाएंगे, ZnSO4 बना लेंगे। तो इसका मतलब आप कॉपर सल्फेट के विलयन को रखना चाहते हैं, लेकिन आपको जिंक के पात्र में यदि आपने कॉपर सल्फेट का विलयन रख दिया तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो ZnSO4 में बदल जाएगा। यानी यहां जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर से कम होने के कारण, मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर से कम होने के कारण अधिक क्रियाशील होगा, इसकी अपचायक क्षमता इससे ज्यादा होगी। तो ये विलयन में उपस्थित कॉपर आयन को कॉपर में अपचयित कर देगा। इसीलिए क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? इसका जवाब होगा नहीं रख सकते हैं। तो क्यों नहीं रख सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे रिफ्रेशर बुक में, उनमें से देख के आप अच्छे ढंग से उनको तैयार कर लेना, पढ़ लेना, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। इसका अब छोटा सा फॉर्मूला ये है कि जो धातु है ना जिस पात्र से बनी हुई है, यानी जो पात्र जिस धातु से बना हुआ है उसका इलेक्ट्रोड विभव कम नहीं होना चाहिए। किससे? जो विलयन जिस धातु के लवण का आप डाल रहे हो उस धातु आयन से उसका कम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो एनोड की तरह कार्य करेगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है Cd+2 Cd कैडमियम का भी आपको मिल जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इसके अलावा कोबाल्ट का आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोड विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इसके अलावा Fe+2 Fe का इलेक्ट्रोड विभव मिल जाएगा आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इसके अलावा Mg+2 Mg का आपको इलेक्ट्रोड विभव मिल जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इसके अलावा निकल का मिल जाएगा आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में। ये तो हमने देखा भी है, -0.25 वोल्ट मानक अपचयन विभव इसका होता है। ये होता है -0.40 वोल्ट। तो इसके जो मान हैं वो आप एक बार और कंफर्म कर लेना उस टेबल में से। इनके जो भी मान आपको मिले उन मानों को आपको याद करना है। इनके जो मानक अपचयन विभव है जैसे -0.44 वोल्ट होता है, ये -2.37 वोल्ट होता है। तो
तो इस प्रकार से आपको इनके मानक अपचयन विभव के मान ज्ञात करने हैं, और मानक अपचयन विभव के मान ज्ञात कर लोगे आप तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आप उसको जिंक के पात्र में रख सकते हो, कॉपर के पात्र में रख सकते हो, निकिल के पात्र में आप रख सकते हो या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लोगे। ये भी शायद आप कंफर्म कर लेना 0.28 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से आप इनके जब मान याद कर लोगे तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और जिंक का मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, बार बार हम जिंक का उदाहरण ले रहे हैं, -0.76 वोल्ट होता है। इसी प्रकार से कॉपर का भी मैंने आपको बता रखा है, +0.34 वोल्ट होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको Ag+ Ag का भी बता रखा है, 0.80 वोल्ट होता है। इसी प्रकार ECr3+ Cr का अगर देखें तो उसका भी 0.74 वोल्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोड विभव आप कम से कम ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इनको आप एक बार बुक से टैली कर लेना, और हो सकता है कोई मेरे से भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए इनमें, तो आप इनको एक बार से ढंग से टैली कर लेना। और ये तो आपको कम से कम याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपसे पूरी टेबल याद नहीं होती है तो इनके इलेक्ट्रोड विभव के मान तो आप अंगुलियों पे प्लीज याद कर लेना। और कल हम अगला टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से किया जाता है, वो एक तरीका है कैसे ज्ञात करते हैं और हम किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।